नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलील विश्वकर्मा। आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे। ये अधिवास भूगोल का जो हिस्सा नगरीय भूगोल है उसमें पढ़ेंगे और ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जो हमारा अर्बन ज्योग्राफी है। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर ये सब वीडियो नहीं देखे हो, चैप्टर वाइज पहली बार आए हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा सिद्धांत का आल सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ, देख सकते हो। और साथ ही आप लोग जो है पॉपुलेशन का चैप्टर वाइज भी पूरा वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामीण नगरीय उपांत एवं उपनगरीय क्षेत्र। इसमें हम ग्रामीण नगरीय उपांत क्या होता है, उपनगर क्या होता है, अनुवंशी नगर क्या होता है, ये जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सब इस यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने मित्रों में, क्योंकि फ्री में पूरा ज्योग्राफी दे रहा हूँ, फ्री 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, वो भी आप माइंड मैपिंग के तहत। तो आप लोग इसके लिए सब्सक्राइब शेयर लाइक कर सकते हो, फीस यही है मेरा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत होता क्या है ये जान लेते हैं। तो देखो, जो मुख्य नगर होता है, सिटी कोर होता है, और ग्रामीण क्षेत्र होता है, इसके बीच में जो है एरिया होता है ना, उसी को हम लोग ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। आपका गांव होगा, उसके जस्ट कुछ देर पर एक क्षेत्र होगा जिसे आप ब्लॉक कहते होंगे, उससे दूर पर आपका क्या होता है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट होता है या शहर होता है, उसको सिटी बोलते हैं। ठीक है। अब उस सिटी और गांव के बीच में जो क्षेत्र है ना, उसी को हम लोग ग्रामीण नगरीय उपांत बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्या है कि मुख्य नगर से जो हमारा विकास हुआ है बाहर की ओर, और ग्रामीण क्षेत्र से जो विकास हुआ है बाहर की ओर, ये दोनों हिस्सा मिलके ही ग्रामीण नगरीय उपांत का निर्माण करते हैं। अब इसी में दो चीजें आता है, उपवन नगर और अनुवंशी नगर। क्लियर। तो उपवन नगर क्या होता है, ये है क्लियर समझना कि मुख्य नगर से जो सटे विकास हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, अधिवास होता है मुख्य नगर का, जिसमें आके रिहायशी लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं नगर के, जो मुख्य नगर से आके उससे किनारे वाले परिधि में रहते हैं, वो उपवन नगर होता है। क्लियर। और ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, इसका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, और थोड़ा इसकी परिधि में देखोगे जो शहर के लोग होते हैं वो आके विकास कर देते हैं। इसे हम लोग अनुवंशी नगर या सेटेलाइट टाउन कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर उद्योग लघु रूप में मिलेंगे, छोटे छोटे रूप में आपको उद्योग देखने के मिलेंगे इस एरिया में, अनुवंशी नगर में। तो जो ग्रामीण से सटे हुए एरिया है जिसका विकास हुआ उसे अनुवंशी नगर, और जो शहर से सटे हुए एरिया का विकास हुआ है उसे उपवन नगर हम कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने बिंदु पर और जानते हैं ग्रामीण नगरीय उपांत की संकल्पना के बारे में, किसने क्या क्या संकल्पना इसमें दिया था। इसमें देखो कि ग्रामीण नगरीय उपांत की संकल्पना में आपको मैं अगर बताऊं तो इसमें सर्वप्रथम काम किया था स्मिथ ने। लुजियाना का अध्ययन किया था, यूएसए का प्रांत है, वहां पर इन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था नगर उपांत। याद रखिएगा, नगर उपांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्मिथ ने किया था। इसके बाद से 1942 में बेहरबिन ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके जो स्मिथ के कार्य है था, इसमें और विस्तृत इन्होंने अपना अध्ययन किया था 1942 में। भारत में देखा जाए तो प्रोफेसर आर.एल. सिंह ने 1955 में बनारस का नगर का अध्ययन किया था, उपनगरीय क्षेत्र के रूप में पर्यवेक्षण किया था इसका। तो 1966 में आप देखोगे तो उजागर सिंह ने कवाल जो है नगरों के उपांतों का सीमांकन किया था। ये 5 ऐसे शहर थे भारत के जिसको इन्होंने यूज किया था कवाल के रूप में। ये बहुल आधार मतलब 5 ऐसे शहर लिए जिसे हम बहुल आधार के रूप में जानते हैं। तो कवाल का प्रयोग किसने किया था 1966 में, उजागर सिंह ने। ठीक है। अब चलिए हम लोग ये देख लेते हैं उपवन नगर का थोड़ा विस्तृत रूप, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया हूँ। और अनुवंशी नगर जो है छोटा लघु उद्योग, छोटा ही एक तरह से इसको हम नगर कह सकते हैं। इसमें छोटे छोटे रूप में उद्योगों का विकास होता है, मैं आपको शुरू में बताया था थोड़ा देर पहले। तो उपवन नगर में देखो क्या होता है कि ये कोर होता है, एक सिटी होता है, इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे आपके मकान देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सड़कें देखने को मिलेंगी। इनका विकास जो हुआ है ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है, ये उपवन नगर जो है कोर सिटी पर आधारित होता है। अमेरिका के महानगरों को चारों ओर स्थित नगरीय अधिवास को हम उपवन नगर कहते हैं। तो किसी भी शहर के
मैंने आपको शुरू में बोला हूँ, किसी भी शहर के चारों ओर, मान लो एक कोर सिटी है, ठीक है, एक कोर है, इसके चारों ओर ये मान लो ये सड़क है, इसके चारों ओर ये मकान विकसित हो गया है, यहाँ पे उद्योग लगे हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इसके चारों ओर जो विकास हुआ है इसको उपवन नगर कहेंगे। और ये उपवन नगर किस पर डिपेंड है? कोर पर डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर, उपवन नगर। लेकिन अनुवंशी नगर जो है, अनुवंशी नगर जो है, इसमें देखोगे क्या अंतर है कि ये एक यहाँ पर परिधि में देखोगे ये सड़क इसके इर्द गिर्द गुजर रही है, कोर में यहाँ पर सिटी है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ मकानें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। लेकिन इसके जो परिधि क्षेत्र में बाहर की ओर जो गांव से सटे हुआ हिस्सा, मान लो ये विलेज है, अब विलेज से सटे हुए हिस्से में यहाँ पर एक, यहाँ पर देखोगे फैक्ट्री लगी है, यहाँ पर मकाने हैं, यहाँ पर मकाने हैं और फैक्ट्री लगी है। तो ये खुद का अपना जो है डिपेंडेंट एरिया होता है, इसमें खुद का ये अपने आप में स्वतंत्र रूप में अपना उद्योग लगाए हुए है, ये शहर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये खुद एक लघु शहर होता है। अनुवंशी नगर जो होता है, अनुवंशी नगर सैटेलाइट्स टाउन जो होते हैं, ये खुद एक लघु शहर के रूप में होता है, इसकी खुद की फैक्ट्री, खुद का इसका जो है अपना एरिया मकान होगा, इस एरिया में मकान है, देखो यहाँ पर मकान है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, सड़कें इसके खुद का है, यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं। तो ये अनुवंशी नगर क्या है कि खुद अपना एक नगर रखता है लघु रूप में। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, बृहद नगर के संक्रमण क्षेत्र में उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई। तो क्या है, उद्योग प्रधान मतलब खुद अपना ये बना के रखा हुआ है, ये डिपेंडेंट नहीं है कोर पर, क्लियर। लेकिन वहीं पर जो है उपवन नगर जो है कोर पर डिपेंडेंट था। ये मैं आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया हूँ, थोड़ा डिटेल में हमने समझ लिया कि उपवन नगर डिपेंडेंट है कोर पर, अनुवंशी नगर है डिपेंडेंट नहीं है। अनुवंशी नगर खुद का अपना सब कुछ लेके चल रहा है, सड़कें, अपना फैक्ट्रियाँ, अपनी मकानें अनुवंशी नगर के पास है, ये कोर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो इसमें जो उपवन नगर में काम किया था अध्ययन सर्वप्रथम C.D. हैरिस ने 1943 में, अब विक्टर जोन्स ने 1963 में इसमें काम किया था। अनुवंशी नगर में हैरिस ओल्डमैन ने 1945 में उपवन नगर से भिन्न, डिफरेंट बताया था। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट फ्रॉम सबहर्ब की बात की थी। तो उपवन नगर मतलब उपवन नगर से भिन्न इसीलिए बताया गया, ये हैरिस ओल्डमैन ने बताया था अनुवंशी नगर को। क्यों बताया था? क्योंकि इसका खुद खुद का एक अपना केंद्र होता है, स्वयं में इसकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, स्वयं में इसकी सड़कें होती हैं, ये कोर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, क्लियर। हमने यहाँ तक जाना कि अनुवंशी नगर क्या होता है, उपवन नगर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, पाठ 15 आता है। अब नगरीय प्रभाव क्षेत्र अम्लैंड क्या होता है इसको देख लेते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो थोड़ा और ऊपर करते हैं, और मैं इसके पहले भी आपको परिभाषा में बता चुका हूँ कि मार्क जेफरसन ने 1929 में इसके परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि जो नगरों का विकास अपने आप से नहीं होता है, जो भी नगर बनते हैं अपने आप से नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र ही उनको जन्म देता है ताकि वो उनके द्वारा दिए गए कार्यों को केंद्र स्थल के रूप में संपादित कर सके। तो नगरों का विकास ग्रामीण एरिया से ही होता है, ग्रामीण एरिया ही क्या करते हैं, नगर सिटी का विकास करते हैं, कोर का विकास करते हैं, क्लियर। तभी अम्लैंड का विकास होता है। अब देखो अम्लैंड सर्वाधिक समीप घनिष्ठ संबंध देखा जाए इसमें, तो इसमें जो अन्य नाम जो है इसको हम अभिगंता पेटी कम्यूटर जोन कहते हैं, कम्यूटर जोन या सेवा क्षेत्र, सर्विस सर्विस एरिया के नाम से भी हम अम्लैंड को जानते हैं, क्लियर। सिटी के किनारे वाले पूरे एरिया जो होते हैं। उसके बाद से हम गौण अम्लैंड के रूप में उसकी परिधि को जानते हैं, बाहरी मेघरा या नगर से दूर जो स्थित होता है आउटर जोन, ठीक है, डिस्टेंट क्वालिटी जो होता है उसको हम गौण अम्लैंड के रूप में जानते हैं, क्लियर। प्राइमरी अम्लैंड जो होता है पूरा नगर से सिटी से सटा हुआ होता है, ठीक है, एकदम सिटी के इर्द गिर्द जितने ये विकास हुए हैं ये सब प्राइमरी अम्लैंड के रूप में है। यहाँ पर बसेस, यहाँ पर गाड़ियाँ, यहाँ पर आपको व्हीकल्स के सामान, यहाँ पर रेलवे, सड़कें सारी देखने को मिलती है। वहीं परिधि में देखोगे गौण अम्लैंड में नगर से दूर स्थित होता है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, एग्रीकल्चर के जो फार्म लगे होते हैं, यहाँ पर सड़कें प्रोवाइड होती हैं, गाड़ियों से सामान ले जाया जाता है, ले आया जाता है। तो हमने देखा कि नगर है, नगर में दो रूप आते हैं, प्रमुख अम्लैंड और गौण अम्लैंड, और अम्लैंड का जो है नाम जाना कि इसके अलग अलग नाम भी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें,
और यहाँ देखते हैं हम नगरीय प्रभाव क्षेत्र में शब्दार्थी, शब्दावली एवं अंतरक्रिया मॉडल। ठीक है, देखो ये शब्दावली पूछे जाते हैं, तो इसको मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें देखा जाए शब्दार्थी शब्दावली में, तो अम्लैंड का शब्द का प्रयोग आंद्रे एलिक्स ने 1914 में किया था, आपको यह ध्यान रखना है। आर्थिक अधिकार क्षेत्र के लिए इन्होंने किया था। दूसरा यहाँ पर शब्दावली देखो नगर प्रदेश, जिसे सिटी रीजन डिकेंसन ने और हैरिस ने किया था। फिर से यहाँ पर देखोगे आप लोग, यह नगरीय पृष्ठ प्रदेश, प्रभाव क्षेत्र या अधिग्रहण क्षेत्र, ये किसने किया है प्रयोग शब्द का? ये किया है FHW ग्रीन ने। ये नगरीय प्रभाव क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, सारे शब्दों का प्रयोग अलग अलग जो है भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग शब्द का अपना प्रयोग किया अपने नॉलेज के अनुसार। नगरीय क्षेत्र जो अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग किसने किया? स्मेल्स ने। सर्वाधिक सार्थक एवं उपयुक्त इसे माना जाता है। और फिर से टेलर और स्टैनली डोज ने अमलैंड ही प्रयोग किया था नगरीय प्रभाव क्षेत्र को। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि नगरीय प्रभाव क्षेत्र अलग अलग भूगोलवेत्ताओं द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ये मैंने आपको क्लियर किया। जैसे ग्रीन किसी और नाम से, टेलर किसी और नाम से। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो स्मेल्स किसी और नाम से पुकार रहे हैं, फिर से यहाँ पर डिकेंसन किसी और नाम से, और आंद्रे एलिक्स ने सर्वप्रथम इसे अम्लैंड कहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतरक्रिया मॉडल, जिसे हम गुरुत्व मॉडल भी कहते हैं, ग्रेविटी मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल पूछा जाता है। किसने दिया था सर्वप्रथम? इसे HC कैरी ने दिया था 1958-59 में। ये मॉडल आया था, इनका सूत्र है, देख लीजिए यहाँ पर I बराबर P1 गुणे P2 बटे डी स्क्वायर। तो I क्या बता, इंटरेक्शन है, अंतरक्रिया, P1 P2 जनसंख्या पॉपुलेशन है, और दूरी D डिस्टेंस है। ये सूत्र याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया, ये मॉडल, ये सूत्र पूछा जाता, तो इतना आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ। देखिए इसी संबंधित देखा जाए फुटकर व्यापार और नगरीय प्रभुत्व के मॉडल पूछे जाते हैं। मॉडल ऑफ रिटेल ट्रेड एंड अर्बन डोमिनेंस, तो इसमें देखा जाए तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, जो लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, बीजे रैली का आया था 1931 में, ये आप देख लीजिए। अब फिर से इसका सूत्र आप देखिए, S1/S2 बराबर P1 बटे आपका P2 गुणे कोष्टक में D2/D1, उसके बाद कोष्टक बंद स्क्वायर है। यहाँ पर P जनसंख्या, D दूरी और S विक्रय है। ये सूत्र आप लोग याद रख सकते हैं। ये सिद्धांत जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। विलियम जे रैली, इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, जब मैं पढ़ाया हूँ पूरा सिद्धांत वहाँ बताया हूँ, तो मैं संक्षेप में यहाँ कवर करा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार इसे रिवीजन कर पाओ। विभाजक बिंदु मॉडल किसने दिया है? ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल, तो PD कन्वर्स ने 1949 में दिया है। दो नगरों के बीच में विभाजक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये BP बराबर आपका देखो D बटे आपका 1 प्लस कड़ी में P2 आपका बटे P1। ये BP विभाजक बिंदु की दूरी होती है, ये वाला एरिया। फिर से D नगरों के मध्य दूरी होती है, P जनसंख्या। रैली के मॉडल का यह संशोधित रूप है। तो रैली के मॉडल में संशोधित रूप किसने अपनाया था? PD कन्वर्स ने। यहाँ तक क्लियर? ये देखिए आप लोग को फास्ट रिवीजन के लिए इसे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। अब देखिए आलेखी विधियाँ, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। आलेखी विधियाँ इसी में आता है। थीसन बहुभुज विधि, ये पूछा था। आलेखी सिद्धांत आधारित विधियाँ, ये दोनों देखेंगे। तो 1911 में थीसन ने बहुभुज विधि दिया था। इनका सैद्धांतिक विधि जो है दिया गया है। प्रतिपादन थीसन 1911, प्रयोग जो है बोग ने किया था 1949 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के 67 महानगरीय केंद्रों का सीमांकन किया था। तो वही है कि अलग अलग जो केंद्र हैं उनका हम सीमांकन करते हैं। तो ये हम वही है कि नगरों का जो परिधि है, उसका किनारा, उसका विकास कैसे हुआ, और कितने नगर बसे हुए हैं, इसे हम जो उपवन नगरी कहेंगे, किसे हम लोग सेटेलाइट टाउन कहेंगे। तो इसीलिए इस जो है सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। तो बोग ने 1949 में इसका प्रयोग किया था। वैकल्पिक विधि RJ कोपेक ने 1963 में दिया था। अब देखिए आलेखी सिद्धांत पर आधारित जो विधियां, प्रतिपादन हरारी और नॉर्मैन ने किया था। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम आलेखी सिद्धांत पर आधारित विधियों में पीटर हैगर्ट का सबसे ज्यादा महत्व है। इसका प्रयोग जो है पीटर
हैगेट ने किया। प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन हरारी और नॉर्मैन ने किया। तो इसका जो नगरीय प्रदेशों को निर्धारण में उपयोग किया गया किसके द्वारा? ये निस्टूसेन तथा दोस्ती के द्वारा। ऐसे ही भारत के बारे में हम जानेंगे। तो भारत में भारतीय नगरों को प्रभाव प्रदेश के सीमांकन में देखा जाए कौन कौन कार्य किया था। आर.एल. सिंह बताया हूँ आपको 1955 में। बनारस का आमलैंड 5 कारकों पर आधारित था। उजागर सिंह 1961 में इलाहाबाद का आमलैंड सीमांकन किया। गोपाल कृष्ण और एस के अग्रवाल 1970 में चंडीगढ़ का जो है आमलैंड 7 आधारों पर इनका सीमांकन है। फिर से देखेंगे बी.एल. प्रकाश राव 1964 में मैसूर वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य के नगरों का अध्ययन किया था। तो ये टोटल आपके हो गए जिन्होंने कार्य किया है भारतीय नगरों के प्रभाव प्रदेश के सीमांकन, मतलब एक नगर है इसका प्रभाव कहाँ तक है उनका सीमांकन किया है। टोटल मिलकर प्रदेश बनते हैं। इसी के बारे में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया है, अपना ये सीमांकन किया है। अब देखो कानपुर नगर आयताकार आकृति प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कौन सा नगर आयताकार आकृति में, तो कानपुर है। ये प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। चंडीगढ़ का शहर का बसाने का मूल योजना किसने दिया? तो अल्बर्ट मेयर ने 1950 में। संशोधन इसमें किसने किया? 1952 में ये किए थे ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर के ही संशोधन के आधार पर चंडीगढ़ शहर को बसाया गया। यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब नगरीकरण का देख लेते हैं। नगरीकरण में किंगस्ले डेविस का ये एस आकार मॉडल बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हम देख लेते हैं नगरीकरण जो है अर्बनाइजेशन साइकिल क्या होता है। और किंगस्ले डेविस का ये मॉडल यस आकार मॉडल पूछता है। 3 अवस्थाओं में ये मॉडल है। तो यहाँ देखेंगे यस कर्व क्यों कहा जाता है? नगरों का विकास हमेशा यस कर्व में होता है। तो देखोगे जो प्रारंभिक अवस्था होता है किंगस्ले डेविस के अनुसार किसी नगर का, वो जो होता है जो जनसंख्या होती है कम से कम आपका 25% होती है। धीमी गति से किसी नगर का विकास होता है। तो प्राथमिक अवस्था में नगर देखा जाए तो एक गांव के रूप में होता है। और ये जो है यहाँ पर जनसंख्या 25% से नीचे होती है और धीरे धीरे नगरों में कन्वर्ट होता है। इसके बाद से आप देखोगे त्वरण अवस्था में एक्सेलरेशन स्टेट होता है। इसमें नगर की जनसंख्या का अनुपात तीव्रता से बढ़ती है और यहाँ पर कुछ ही वर्षों में 50% से ऊपर जनसंख्या हो जाती है। उदाहरण के रूप में देखो तो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के जो देश है दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पर आप देख सकते हो ये त्वरण अवस्था में देश जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या 50%। वही भारत का अपना देखो तो यहाँ पर भी अभी 50% नहीं है नगरीय जनसंख्या। तो ये भी सेकेंडरी अवस्था में ही करीब करीब है। थर्ड अवस्था में देखोगे तो नगरीय जनसंख्या लगभग जो है आपका हो जाती है 70% से अधिक। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप में देखो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान आदि देश आते हैं और ये स्टील हो जाते हैं, मतलब स्टेबल स्लो धीमी गति से इनका जो ग्रोथ होता है क्योंकि ये एकदम अपने चरम अवस्था में आ गए हैं। यहाँ पर जनसंख्या जो धीरे धीरे बढ़ता है, नगरीय विकास की ये चरम अवस्था होती है और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या 70% से अधिक हो, मतलब नगर में रहने वाले लोग जो हैं 70% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये किंगस्ले जो है डेविस ने 1965 में अपना नगरीकरण अतियुक्त प्रक्रिया यस वक्र का जो है इन्होंने मॉडल लिया था, इसको हमने जाना। इसमें जो देखो एक चीज़ और है, गिब्स का जो है इसी में अपना मॉडल आया था जनसंख्या संकेंद्रण की 5 अवस्थाओं के आधार पर। इन्होंने बोला था कि पहले क्या होता है विलेज होता है, फिर से क्या होता है उसमें टाउन होता है, फिर से सिटी होता है, फिर से मेट्रोपोलिस होता है, फिर से मेगालोपोलिस होता है। तो ये याद रखिए गिब्स ने जनसंख्या संकेंद्रण की 5 अवस्थाएं बताई थी। आगे बढ़ते हैं, हमने किंगस्ले डेविस मॉडल देख लिया। देखिए वही जानेंगे जो बस इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अब देखो जब हम लोग नगर के बारे में पढ़े हैं तो ग्लोबल कॉन्टिनेंट अर्बनाइजेशन नगरीकरण देख लेते हैं कि पूरे विश्व में कितना ज़्यादा नगरीकरण किस जगह है, किस महाद्वीप में है। तो इसमें देखोगे पहला स्थान पर हमारा जो आता है यूएसए का, नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए है, कनाडा है। तो अर्बन पॉपुलेशन यहाँ 83% रहती है हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर से यहाँ पर लैटिन आपका अमेरिकन कैरेबियन में देखोगे 81% रहती है जनसंख्या महाद्वीप पे। उसके बाद से यूरोप महाद्वीप में 75% जनसंख्या रहती है। फिर से
आपके ओसेनिया में जो 66%, एशिया में 52%, अफ्रीका में जो सबसे कम नगरीकरण की जनसंख्या रहती है 44%। तो ये 2025 के अनुसार है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरे विश्व में महाद्वीप के अनुसार हो गया। अब हम लोग देश वाइज जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है। तो देखो, सबसे ज़्यादा नगरीकरण देखा जाए, नगरीकृत जो देश हैं 2025 के अंदर, कुवैत 100%, मोनाको 100%, सिंगापुर में नगरीकरण जनसंख्या 100%, वेटिकन सिटी 100%, हांगकांग चीन का ही एरिया है 100%, मकाऊ ये भी चीन में ही जोड़ा जाता है 100%, नाउरू तो ये भी 100% है, जिब्राल्टर यूके का क्षेत्र ये भी जो है आप देखेंगे 100% है। फिर से कतर 99% और बेल्जियम जो है 98%। अब टॉप 10 अर्बन पॉपुलेशन 2025 के अनुसार देखा जाए कि कितना ज़्यादा जनसंख्या किस देश में रहती है अर्बन के अनुसार, ठीक है। इंडिया और चाइना में भी यहाँ पर इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसका प्रतिशत निकालोगे तो आपको प्रतिशत कम लगेगा, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में यहाँ पर रह रहे हैं, इसीलिए चाइना पहला पर है, भारत दूसरा पर है, जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। अब फिर से आप लोग, ये 540 मिलियन है, दूसरा पर है। यहाँ 289 आपका मिलियन है, तो यूएसए तीसरा पर। ब्राज़ील का जो जनसंख्या है 187 मिलियन शहर में रहती है। इंडोनेशिया का जो है आपका 171 मिलियन, नाइजीरिया का 128 मिलियन, मेक्सिको का जो 116 मिलियन, जापान का 113 मिलियन, रसिया का 108 मिलियन, पाकिस्तान का 97 मिलियन। टॉप 10 ये हो गए जो जनसंख्या रहती है अर्बन एरिया में देश वाइज, ठीक है। अब देखिए, ये यूरोपियन कंट्री का अर्बन पॉपुलेशन है, ये देख लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो मोनाको जो है पहला पर 100% रखता है, वेटिकन सिटी 100%, बेल्जियम 99%, सेन मारिनो 90 आपका यहाँ पर 8%, माल्टा जो है आपका 95% हो गया, आइसलैंड हो गया 94%, लग्जमबर्ग हो गया 92%, ग्रीस हो गया 90%, नीदरलैंड 89%, डेनमार्क 87, स्वीडन 87, फिनलैंड 87, नॉर्वे 86, यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर 85, फिर से बेलारूस आपका 84, यहाँ फ्रांस आपका हो गया 83, स्पेन 79, बाकी जो जर्मनी, यूक्रेन और बुल्गारिया जो 77% जनसंख्या इनकी जो है अर्बन कंट्री में रह रही है, ठीक है, परसेंटेज के अनुसार। अब देखिए टॉप जो है इंडिया के अर्बन जो है केंद्र शासित जो राज्य वहाँ पर जनसंख्या रह रही है अर्बन में, वो देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग तो दिल्ली पहला पर आता है परसेंटेज के अनुसार, 97.5% जनसंख्या अर्बन में रहती है। जैसे चंडीगढ़ 97.3%, आपका यहाँ पर लक्षद्वीप में 78.1%, दमन-दीव में 75.2%, पुडुचेरी में 68.3%। पुडुचेरी 3 राज्यों में, राज्य का नाम आप लोग बताइएगा, ये 2011 सेंसस के अनुसार है, ठीक है। तो ये हो गया भारत के केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया का टॉप 5 मिलियन प्लस सिटीज जो है टोटल काउंट, एक डाटा आपको जो मिलेगा ये 2011, एक डाटा जो आपको 2025 के अनुसार। तो हम देख लेते हैं आपका 2011 में देखा सेंसस के अनुसार मुंबई पहला था, दूसरा दिल्ली जो शहरों में जनसंख्या रह रही थी सिटी में, कोलकाता तीसरा पर, चौथा चेन्नई और पांचवा बेंगलुरु, ठीक है। टोटल 2011 के अनुसार 53 जो है ऑफिशियल जो है मिलियन सिटीज था भारत में। फिर से 2025 के अनुसार जो डाटा देखा जाए, पहला पर दिल्ली आ गया, दूसरा पर जो है मुंबई, तीसरा पर जो कोलकाता, चौथा बेंगलुरु और पांचवा पर चेन्नई। क्लियर। तो देखिए 32.9 मिलियन, 28.3 मिलियन और फिर से 17.5 मिलियन, इसके बाद से आपका 15.2 मिलियन, 12.8 मिलियन, ये 2025 के अनुसार ये डाटा है। ये यहाँ पर सिटी में लोग रह रहे हैं। फिर से यहाँ पर देखा तो 65 प्लस जो है काउंट किया गया मिलियन सिटी भारत में, 65 प्लस मिलियन सिटी शहर हो गए हैं भारत में, जहाँ पर लाखों में संख्या में शहर में लोग रह रहे हैं। अब देखिए विश्व का देख लिया जाए आप लोग, टॉप 5 जो है मिलियन प्लस सिटीज वर्ल्ड वाइड 2025 के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए टोक्यो पहला पर आता है, दिल्ली दूसरा पर, तीसरा पर आपका शंघाई और चौथा पर यहाँ पर sao paulo और पांचवा पर है मुंबई। ये याद रखिएगा सीक्वेंस, ये आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में पूछा गया कई बार एग्जाम में।
तो ये आपको याद रखना। अब देखिए टॉप 5 कंट्री विथ लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कहाँ पर सबसे कम अर्बन जनसंख्या रहती है। तो देखिए पहला पर आपका जो आता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये अपने एशिया में ही है। इसके बाद से आता है दूसरा पर ब्रुंडई, यहाँ पर देखिए 14% अर्बन जनसंख्या रहती है, यहाँ पर 15%। तीसरा पर देखेंगे तो ये यूरोप कंट्री का देश 16% रखा है। फिर से चौथा पर देखिएगा नाइजर जो है 18%, फिर से रवांडा जो है आपका जो 19% जो है अर्बन में जनसंख्या रखा है। 17वां पाठ आ गया प्राचीन नगरीय उद्गम स्थल। अभी इसके बारे में कुछ शब्द पूछे जाते हैं जैसे कि एशियंट अर्बन हट्स, तो इसके बारे में सर्वप्रथम कार्ल सावर ने इस शब्दावली का उद्गम का ओरिजिन ऑफ टर्म जो है प्रयोग किया था हत का। ये 1920 के दशक में कृषि के संदर्भ में किए थे कार्ल और सावर ने। सभ्यताएं हैं जो प्राचीन में उत्पत्ति हुई थी, तो सांग सभ्यता हो गया, ओल्मेक हो गया, माया संस्कृति, ये तो मध्य अमेरिका मैक्सिको में ही है, और पेरू इंडीज में इंका सभ्यता। तो आपको बस ये ध्यान रखना है ये सभ्यता किसे देश में पाई जा रही है। नगरों के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाउन्स। तो देखिए यहाँ पर कई प्रकार के नगर आते हैं, देखेंगे जैसे जैसे उनका विकास होता है। तो देखो आप लोग नगरों को विभिन्न रूप में, तो यहाँ पर देखो देखा जाए तो युग में टाउन जो सिटी जाता है, सन नगर आता है, महानगर आता है, फिर से यहाँ पर विश्वजनीन नगर आता है, मेगा सिटी या मेगालोपोलिस आता है, केंद्रीय नगर आता है, बाह्य या एज नगर जैसे एज सिटी का आता है, वैश्विक नगर आता है। ये नगरों के विभिन्न रूप हैं, जैसे जैसे नगरों का ग्रोथ होता है वैसे वैसे उनका रूप और नाम बदलते जाते हैं। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हम ऊपर देखें उसी का अभी ये विस्तार रूप है। ट्विन सिटी युग में नगर क्या होता है? तो ये क्या होता है कि देखो कि ये बूडा और पेस्टन ये कहाँ का है ये, और आपका यूरोप कंट्री का जो है 2 सिटी है। अब इसमें बुडापेस्ट में देखो कि बीच में ये नदी गुजर ये ब्रिज जोड़ रहा है, डेन्यूब नदी है, ठीक है। तो ये जो है युग्म नगर कैसे बना, तो ये दोनों सट गए, धीरे धीरे इनका विस्तार हुआ, और ये बूडापेस्ट, बूडा पहले अलग था पेस्ट अलग था, तो ये मिल के क्या हो गया युग्म नगर बन गए, बूडापेस्ट बन गए। इनका विस्तार हुआ, तो 2 स्वतंत्र नगरीय इकाइयों का भौतिक विलय मतलब एक ही में हो जाए, उसी को हम कहते हैं युग्म नगर। उदाहरण के लिए बूडा अलग था पेस्ट अलग था, तो क्या बना बूडापेस्ट, ठीक है। फिर से सन नगर क्या होता है? सशक्त नगरीकृत क्षेत्र। पैट्रिक गेडिस ने सन नगर शब्द का प्रयोग किया था 1915 में। उदाहरण उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ये पूछा गया था, याद रखिएगा आप लोग। यूएसए का देखिए मेगालोपोलिस जिन गाटमैन ने इसको प्रयोग किया था, मेगालोपोलिस शब्द इसको कहा था जिन गाटमैन ने यूएसए का। तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र जो होता है, जैसे सशक्त नगरीकृत क्षेत्र जैसे सन नगर, जब कई सारे क्षेत्र आपस में मिल जाए, ठीक है, विकास हो जाए, उसी को हम सन नगर कहते हैं, ठीक है। हम पैट्रिक गेटिस ने सन नगर शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद से आप देखेंगे मेगालोपोलिस इसे जिन गाटमैन ने जब उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र का एकदम एक सतह मतलब एक यहाँ विकास फिर से यहाँ विकास हो गया, एकदम जुड़ते हुए चला गया, कंटिन्यूअस जुड़ते हुए चला गया सन्नगर के रूप में हो गया वो, तो उसे किसने उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र को मेगालोपोलिस किसने कहा? जिन गाटमैन ने। महानगर मेट्रोपोलिस जो होता है बृहत नगर होता है, लार्ज मेजर सिटी होता है, तो बहुत बड़ा ये हो जाता है, इसी को हम महानगर कहते हैं, ठीक है। बेसजनीन नगर जो होता है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के कॉस्मोपोलाइट जो है शब्द से हुआ है। इसे हम विश्व या अंतरिक्ष भी कहते हैं। विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं वाले वासियों का सह अस्तित्व, मतलब ये क्या है? विश्वजनीन नगर मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग सभ्यता के लोग, अलग अलग परंपरा के लोग एक ही जगह जब रहते हैं, उसी को हम कहते हैं विश्वजनीन नगर। जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्कृति के लोग एक ही जगह रहते हैं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, उसी को हम विश्वजनीन नगर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है बृहत नगर या बृह नगर, मेगा सिटी। अभी हमने ऊपर ही देखा है। तो देखिए जहाँ पर जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक हो जाए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो जाए, उसे हम बृहत नगर कहते हैं, ठीक है। जैसे सशक्त नगरीकृत क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ के इकट्ठा हो जाती है,
आपको एग्जाम्पल में बताया कि यहाँ पर जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक हो जाती है। जैसे आप देखोगे बोस्टन से वाशिंगटन डीसी तक विस्तार हुआ है सन नगर का, उसे का विस्तार इतना बड़ा हो गया 1000 किमी तक फैला हुआ है और वहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक है, ठीक है? 1 करोड़ से अधिक है। तो ये जो है बृहद नगर है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो इतना एरिया में फैला हुआ ये बृहद नगर है, मेगा सिटी है। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या यहाँ पर है। यूएसए का उत्तरी पूर्वी तट जो है, ये बृहद नगर कहलाता है, मेगालोपोलिस कहलाता है। क्लियर आपका यहाँ तक? याद रखिएगा आप लोग ये चीज़ पहले भी बता दिया हूँ कि जिन गार्टनर ने इसके लिए जो 70 नगरीय क्षेत्र होता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल और अथवा कह लो कोर सिटी कहा जाता है, केंद्रीय नगर जिसे कहा जाता है। तो केंद्रीय नगर क्या होता है? तो देखो इसमें वही चीज़ अभी शुरू में आपको बताया क्योंकि केंद्रीय नगर हम सेंट्रल सिटी किसे कहते हैं, जहाँ पर उपवन नगर हो और अनुवंशी नगर हो। तो जैसे कि ये मान लो एक कोर हो गया, यहाँ पर आपका एक उपवन नगर हो और इसी के बगल में क्या हो, आपका सैटेलाइट टाउन हो। तो देखोगे ये किनारे बसे हुए हैं, तो उपवन नगर जो इसी पर डिपेंडेंट होता है। सैटेलाइट टाउन खुद अपने आप में छोटा एक लघु नगर होता है, ठीक है? तो इन्हीं का मिला रूप जो होता है केंद्रीय नगर कहलाता है। इसी का दोनों का रूप ही हम क्या कहते हैं, इसको केंद्रीय नगर कहते हैं। देखिए महानगरीय क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नगर होता है ये आपका केंद्रीय नगर, क्योंकि इसके बगल में उपवन नगर और उसके बगल में अनुवंशी नगर होता है। अन्य नाम इसे क्रोड या कोर सिटी कहते हैं, महानगरीय केंद्र कहते हैं। इसके चारों तरफ उपवन नगर, अनुवंशी नगर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एज सिटी क्या होता है, एज सिटी देख लेते हैं। अब एज सिटी में देखो तो ये देखिए एज सिटी उसे कहते हैं जो सीबीडी के बाहर बसे होते हैं, ठीक है? एज मतलब बाहर, परिधि में। तो सीबीडी के बाहर विकसित क्षेत्र को हम एज सिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एज सिटी में फुटकर व्यापार होता है, मतलब जहाँ पर आप जाके आइसक्रीम खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, दुकानें, मनोरंजन का सब केंद्रण होता है, पार्क होता है यहाँ पर। एज सिटी देखा लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, जोएल गारू की यह एज सिटी 1991 में, याद रखिएगा पूछा गया था। ये बुक इनकी है, एज सिटी 1991, लाइफ ऑन द न्यू फ्रंटियर, ये जोएल गारू का है। तो एज सिटी की हमने परिभाषा जाना, वैश्विक नगर देख लेते हैं। न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, ये सारे क्या है, वैश्विक नगर है, ठीक है? अब देखिए अन्य नाम, विश्व नगर, वर्ल्ड सिटी, अल्फा सिटी या शक्ति नगर, ये पावर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो वैश्विक नगर वो होते हैं जो फेमस होते हैं जनसंख्या से, अपने औद्योगिक कारण, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, ये वैश्विक नगर है, विश्व के प्रमुख नगर हैं। इसमें देखोगे अन्य नाम भी जाना हमने, द ग्लोबल सिटी 1991 ने, ये किसने लिखा है, ये आपका शासकीय सारेन ने लिखा है। सिटी इन इवोल्यूशन 1915 पैट्रिक गेडिस की बुक है। हाँ, याद रखिएगा वर्ल्ड सिटी शब्द का प्रयोग पैट्रिक गेडिस ने किया था, ये आपको याद रखना। यूएसए में मेगा सिटी के स्थान पर ये लोकप्रिय आपका, ये याद रखिएगा वर्ल्ड सिटी, ठीक है? यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए पार्ट 19 आता है, नगरीय आवासीय समस्या में बसा मलिन स्लम बस्तियां कहते हैं, जहाँ पर प्रदूषण, हवाएं बहुत खराब हैं, एकदम डेंस बसा हुआ घरें हैं और रहने योग्य जो है उस घर में वातावरण नहीं है। अब देखिए ये जो देखोगे मुंबई में इसे हम चाल कहते हैं मलिन बस्तियों को, दिल्ली में कदरा ये पूछा जाता है, कानपुर में अहाता कहते हैं, ठीक है? चेन्नई में चेरी कहते हैं, कोलकाता में बस्ती कहते हैं। ये अलग अलग सिटी का नाम है, याद रखिएगा पूछा जाता है। याद रखना धरावी जो एशिया की बृहत्तम मलिन बस्ती है जो बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमारा आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग में कौन कौन काम किया है, टेडले स्टाम्प, याद रखना, एक बार और कोटेशन रिपीट करता हूँ। नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित है। मतलब इनका कहना क्या ये है, जो भी नगर प्लानिंग किया जाता है उसमें नागरिकों का जो कल्याण होना चाहिए, जनता का जीवन अच्छा होना चाहिए, इसी से संबंधित है नगरों का विकास, ये कहते हैं डडले स्टाम्प। इसके बाद से आते हैं हमारे पैट्रिक एयरक्राम्बी, इनका तीन उद्देश्य होता है नगर नियोजन में, कहते हैं सुंदरता होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सुविधा, ये तीन उद्देश्य पर इन्होंने बात की है। आर्थर बी गैलियन दो प्रधान तत्वों की बात करते हैं, एक भूमि उपयोग नियोजन और
परिसंचरण मतलब परिवहन कितना अच्छा है, नगरों की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, खाते हैं। आर्थर बी गैलिलियन, भूमि उपयोग नियोजन में फैक्ट्री अच्छी होनी चाहिए, शॉप, ऑफिस, हाउस, स्कूल ये अच्छे होने चाहिए। परिसंचरण नियोजन में आपके जो हैं, आप देखो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ट्रेन, फिर से जो वायुयान अच्छा होना चाहिए, फिर से शिप जहाज की जो है सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए अर्बन का। पीटर क्रॉम्बी और एडवर्ड एम बेसेट ने अब कुछ और आधार जोड़ के अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। और जो 4 उद्देश्य किसके थे? 4 उद्देश्य थे एडवर्ड एम बेसेट के। क्या किया था? कटिबंध, संचार के साधन, खुली भूमि और सामुदायिक समूहन पर बात किया था कि ये सब बेहतर होना चाहिए अर्बन प्लानिंग करते समय। और पैट्रिक एयर क्राम्बी ने 3 उद्देश्य पे बात किया, सुंदरता, स्वास्थ्य और सुविधा पे बात किया था। किसी नगर का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये चीज़ें यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम नगर नियोजन की संकल्पना देख लेते हैं। ये 4 भाग में है। इसको किसने दिया था? एबेनेज़र हॉवर्ड ने। उपनगर संकल्पना, गार्डन सिटी कंसेप्ट दिया था। ये आपको ध्यान रखना, लंदन महानगर की समस्या यहाँ पर ये आधारित है। नवीन नियोजित नगर, इसमें इन्होंने टुमारो ए पीसफुल पार्ट टू रियल रिफॉर्म 1898 बुक से ही पता चलता है कि असली रूप में इसका रिफॉर्म अच्छे से विकास करना। गार्डन सिटी ऑफ टुमारो 1902 में। प्रथम उपनगर जो लिचवर्थ ने 1903 लंदन से 54 किलो। फिर से दूसरा इसमें आता है नवीन नगर संकल्पना कंसेप्ट आया। तीसरा आया नगरीय नवीनीकरण संकल्पना आया। फिर से मास्टर प्लान कंसेप्ट आया। ये नगर नियोजन के 4 कंसेप्ट हैं, कैसे कैसे किसी नगर का डेवलपमेंट होना चाहिए अगर वो वृद्धावस्था में चला गया। अब देखो नवीन नगरीय संकल्पना में हम देखें तो न्यू टाउन कंसेप्ट जो देखा जाए, किसी स्थान पर नए नगर को सुनियोजित विकास करना। जैसे कि देखोगे मिस्र में काहून का विकास हुआ, सिंधु घाटी में देखोगे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का विकास हुआ। आधुनिक रूप में देखोगे पेट्रिक क्राम्बी ने इवर क्राम्बी माफ कीजिएगा 1944 बृहद लंदन योजना का प्रस्ताव दिया था। तो इसमें क्या होता है कि न्यू टाउन कंसेप्ट होता है, नए टाउन को कैसे बसाया जाए, जैसे यहाँ पर देख रहे हो नए-नए हरियाली के तहत नए-नए बिल्डिंगों का निर्माण। वहीं पर नगरीय नवीनीकरण संकल्पना में क्या होता है, अर्बन रिन्यूअल कंसेप्ट में किसी जर्जर जो है भूमि को, जो वहाँ पर पहले नगर था वो जर्जर हो गया, तो वहाँ पर कैसे उसका नवीनीकरण किया जाए, ठीक है? इसमें विद्यमान नगरों का पुनरुद्धार होता है और परिमार्जन होता है, मतलब बूढ़ा हो गया नगर तो उसको नया बनाया जाता है। अब इसमें कुछ आया है रूल देख लेते हैं। अब इसमें प्राथमिकता क्या होती है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन, कि पहले भूमि कैसे उपयोग होता था उसको बदल के दूसरे रूप में प्रयोग किया जाए, ताकि अगर मान लो प्रदूषण से वो जर्जर हुआ है पूरा शहर, तो वहाँ प्रदूषण कम किया जाए, लैंड यूज में प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो उसको और बेहतर उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और वहाँ पर प्रदूषण नहीं होगा, तो उसको रिफॉर्म करके जो बिल्डिंगें जर्जर हो रही थी प्रदूषण के कारण वो सही हो जाएंगी। फिर से कानूनी ढांचा के रूप में इसमें और क्या रूल है, तो ये आपको याद रखना 1947 में ही ग्रेट ब्रिटेन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट आ गया था। इसे मास्टर प्लान संकल्पना में देखो तो ये क्या है, भावी आवश्यकताओं के लिए विस्तृत नगर नियोजन। कभी भी कभी हम क्या करते हैं, किसी बेहतर तरीके से नगर को बसाना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए विस्तृत नगर योजना बनाते हैं कि हमको क्या-क्या बसाना है, कैसे बताना, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेटर कंप्यूटराइज़ बनाया जाता है, उसका पहले डिज़ाइन किसी नगर का था उसे बसाया जाता है। जैसे भारत में प्रथम बार मुंबई में 1915 में क्रियान्वित किया गया था ये योजना, दूसरी बार जो चेन्नई में 1920 में ये लागू किया गया था। ये आपका मास्टर प्लान संकल्पना, क्लियर? अब चलिए भारत में नगर नियोजन अर्बन प्लानिंग इन इंडिया देख लेते हैं, प्राचीन से लेके आधुनिक तक। तो इसमें देखोगे प्राचीन में देखोगे तो आपका वैदिक कालीन नगर में अयोध्या, काली, हस्तिनापुर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, मदुरई और फिर से आपका कांचीपुरम, सांची, ये प्राचीन के वैदिक कालीन नगर है, ठीक है? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। फिर से मुगल कालीन में मैं बताया हूँ शाहजहांबाद, फिर से इसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, आगरा, श्रीनगर, फतेहपुर सीकरी, फिर से आपका हो गया बुलंदशहर, ये मुगल कालीन हो गया। मध्यकालीन विशिष्ट नियोजन जयपुर में देखोगे पिंक सिटी के नाम से। तो स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा, पिंक सिटी इसे हम कहते हैं। ग्रिड प्रणाली पे आधारित है।
फिर से हम देखोगे ब्रिटिश काल में संस्थागत शुरुआत पैट्रिक गेटिस का सुझाव आया था नगर पालिकाओं का कार्यभार के रूप में। तो ये सर्वप्रथम 1898 में बम्बई में सुधार न्यास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा ये इसका जो है संस्थागत शुरुआत की गई थी बम्बई में ब्रिटिश काल के दौरान, ठीक है, 1898 में। ब्रिटिश काल की नई राजधानी में देखोगे तो 1911 ब्रिटिश काल के समय नई राजधानी भारत की जो थी नई दिल्ली का निर्माण किया गया था उस समय 1911 में। योजना किसने बनाया? एल्विन लुटियंस ने। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली चिल्लाते हो कि किसने सर्वप्रथम इसकी योजना बनाया था, तो एडविन लुटियंस ने ये बनाया था। ल्यूटेंस लुटियंस याद रखिएगा आप लोग, उपवन नगर अवधारणा में। अब देखो ये लास्ट है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा भारत की नगर नीतियाँ और यूएसए के भूगोलविदता जो है, इसमें भारत की नगर नीतियों के बारे में और थोड़ा यूएसए की भूगोलविदता के बारे में था। पॉलिसी जो आई थी ये 1976 में नगरीय भूमि अधिनियम 1976 में आया था। पॉलिसी में रूल है, राज्य सरकारें होंगी, अधिकतम सीमा निर्धारण होगा, समुचित भूमि आवंटन होगा। तो राज्य की सरकारें का भी एक अधिकतम सीमा का निर्धारण करेगी किसी खेत का, किसी भूमि का, और उसके बाद से ये समुचित भूमि आवंटन होगा, किसको दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, ये भारतीय नगरीय नीति पॉलिसी कहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं लुईस बिर्थ, यूएसए के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने नगरीकरण की अवधारणा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है बस। और इनकी बुक है यहूदी बस्ती द अर्बन मोड ऑफ लाइफ। तीसरा सोशल इंटरेक्शन और चौथा है अमेरिकन सोशियोलॉजी। तो ये सोशल इंटरेक्शन पूछा गया कई बार, तो लुईस बिर्थ की ये बुक है। ये बोलते हैं कि जीवन शैली के रूप में नगरीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो जैसी जीवन शैली है वैसी नगरीकरण होगा, ये बोलते हैं लुईस बिर्थ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ अर्बन ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज आपका एग्जाम अब व्यूज अच्छा हुआ है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। कहीं त्रुटियाँ होगी तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ एरर है, तो मैं सुधार कर लूँगा।